हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR 4 कैसे आपको फाइल करनी है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम सीखने वाले हैं। ये फॉर्म बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स और पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट LLP के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग इस ITR फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो ITR 4 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27, देन आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल HUF आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, ITR 4 प्रोसीड विथ ITR 4 पे आपको क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू, देन ओके पे क्लिक करना है। देन आपको जनरल इंफॉर्मेशन पार्ट ए में आना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि जो एड्रेस वाला सेक्शन है, जो प्राइमरी एड्रेस है वो तो आपने मेंटेन किया होगा, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 26-27 से सेकेंडरी एड्रेस भी आपको यहाँ पे अपडेट करना कंपलसरी है। अब सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे इसलिए मांगा गया है कि बहुत सारे लोगों की जो होम टाउन की एड्रेस होती है अलग होती है, वो जॉब पर्पस के लिए किसी दूसरी सिटीज में चले जाते हैं, तो वहाँ की एड्रेस डिफरेंट होती है। तो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट कर सके। यदि आप सेकेंडरी एड्रेस को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको वैलिडेशन एरर ये शो करेगा। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है। तो यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस में आपको यस और नो दो ऑप्शन दिखता है। यदि आपकी जो प्राइमरी एड्रेस है वही आपकी सेकेंडरी एड्रेस है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यदि आपकी जो सेकेंडरी एड्रेस है वो चेंज है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो आप एक बिजनेस या प्रोफेशनल्स हो तो आपके ऊपर ये जो भी एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी है ये तो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब के साथ साथ बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आओगे, आपको दो ऑप्शन दिखता है, एक होता है अदर्स का, दूसरा होता है नॉट एप्लीकेबल का। अब अदर्स में ऐसे लोगों को सिलेक्शन करना है जो कि प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और साथ में वो बिजनेस भी संभाल रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे अदर्स पे सेलेक्ट करेंगे तो आप इस ITR में अपनी सैलरी की इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हो और साथ में अपने बिजनेस की भी इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आप जॉब नहीं करते हो, आपके सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन की ही इनकम है, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फाइलिंग सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है A23 का। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 IA विद इन द ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग द ओल्ड टैक्स रेजिम। ये जो ITR फॉर्म आप फाइल करने जा रहे हो ये बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने पिछले किसी असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट आपने किया हुआ था, क्या आप न्यू से ओल्ड में गए थे जिसके लिए कि आपने फॉर्म 10 IEA सबमिट किया था। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से ये फॉर्म 10 IEA एप्लीकेबल हो गया था। तो जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को पिछले 2 सालों से फाइल किया हुआ है फॉर्म 10 IA फाइल करके, अब इस बार भी आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यदि आपने फाइल किया तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मान लो कि आप असेसमेंट ईयर 24-25 में ही आपने फॉर्म 10 IA सबमिट किया था और आप जो है ऑप्ट आउट हो गए थे, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो फॉर्म 10 IA का है वो आपको एंटर करना है। या फिर मान लो कि आपने यहाँ पे 25-26 में फॉर्म 10 IA को आपने सबमिट किया था, ऑप्ट आउट आप किए थे, तो आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल आपको फिलअप करने के बाद अब पॉइंट नंबर सेकेंड में पूछ रहा है कि हैव यू फाइल ITR 3 और 4 इन पास्ट। क्या आपने पास्ट में ITR 3 या 4 फाइल किया हुआ है and have re-entered new tax regime by filing form 10 IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10 IEA was filed for choosing the old tax regime। ये जो फॉर्म 10 IEA आपको तब फाइल करना होता है जब आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आते हो।
तो यहाँ पर उन्हीं लोगों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या आपने पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए फॉर्म 10IA सबमिट किया था और उसके बाद क्या आप फिर से री इंटर किए थे न्यू टैक्स रेजिम में। जैसे असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने फॉर्म 10IA सबमिट करा और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चले गए, 25-26 में भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अपनी आईटीआर फाइल किए और 26-27 में भी जो आपकी स्टेटस है वो ओल्ड टैक्स रेजिम की ही है और आप इसमें भी ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर बी में क्या पूछ रहा है, हैव यू फर्निश फॉर्म 10IA फॉर री एंटरिंग इन न्यू टैक्स रेजिम इन करेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 26-27 में आप जो आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, क्या आपने फॉर्म 10IA सबमिट किया हुआ है री इंटर करने के लिए न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन आप असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर को भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आप फाइल करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट करना है। अब ऊपर से नीचे तक जो भी आपने सिलेक्शन किया, अब उसके बेसिस पे ये जो आपकी आईटीआर है ये ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए सेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में ही फाइल करने वाले हो। थोड़ी सी टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप यदि वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं न्यू टैक्स रेजिम के ऊपर कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 से ही आप अपनी आईटीआर को डिफॉल्ट रेजिम दैट इज न्यू टैक्स रेजिम में ही आप फाइल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप नो पे सेलेक्ट करोगे कि हमने कभी भी फॉर्म 10IA सबमिट नहीं किया, हम न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करते थे। और इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पे आओगे, हैव यू फर्निश फॉर्म 10IA विद इन द ड्यू डेट फॉर करेंट असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग द ओल्ड टैक्स रेजिम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए क्या आप फॉर्म 10IA सबमिट किए हो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका आंसर है नो, क्योंकि आपको यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा मिल रही है। तो अब ये आईटीआर आपकी न्यू टैक्स रेजिम के लिए सेट हो चुकी। तो होप कि आपको ये न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, इसके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके अपना कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पे नो पे क्लिक करना है। बैंक में आपको सारे बैंक ऐड करने, एक बैंक आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए जिसमें कि आपका रिफंड आए। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। तो पॉइंट नंबर B1 में है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिखेंगे, जिसमें कि प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम में आपको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। सेक्शन 44AD स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है और सेक्शन 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड देन आर्किटेक्ट की सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंट, अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 44A जो कि कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम 44AD को समझेंगे। यहाँ पे एडिट पे आप जाओगे और जाने के बाद आपको यहाँ पे तीनों सेक्शन दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे शो डिटेल्स पे जाना है और इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी बिजनेस की डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाना है और यहाँ पर आपको अपनी नेम ऑफ बिजनेस इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है कि ये बिजनेस आपका किस टाइप का है, होलसेल है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है। आपको यहाँ पे सारे बिजनेस के हेड्स दिख जाते हैं। आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कुछ नए कोड ऐड किए गए हैं, जैसे कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। यहाँ पे अपनी बिजनेस कोड आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में यदि कुछ एंटर करना है तो आप डाल सकते हो। देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी बिजनेस ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं कि टर्नओवर आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है आईटीआर 4 में। तो सेल रिपोर्ट करने के लिए लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए कि यदि आप 5% से भी कम आपकी जो भी रिसीट या पेमेंट होती है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है, तो उस केस में आप टोटल लिमिट जो है यहाँ पे 3 करोड़ रुपीस की है। और यदि आपकी जो रिसीट और पेमेंट है वो 5% से ज्यादा, मतलब ज्यादातर आप कैश में ट्रांजेक्शन आप करते हो, तो उस केस में लिमिट 2 करोड़ रुपीस की। तो आप 3 करोड़ या 2 करोड़ की लिमिट को आप ध्यान में रखें, उसके अंदर ही आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग अपनी करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो टर्नओवर आपको एंटर करना है वो कौन सा टर्नओवर आपको यहाँ पे डालना है।
क्या जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टर्नओवर मेंशन है वो डालोगे आप, या फिर आपके एआईएस में जो दिख रहा है। तो टर्नओवर की डिटेल चेक करने के लिए आपको एआईएस अपना चेक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक करना है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, देन आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अदर इंफॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पर आपकी जो भी टोटल टर्नओवर रिपोर्ट की गई है, जो कि एज पर जीएसटीआर 3B जो रिपोर्ट की गई, वो आपको टोटल टर्नओवर यहाँ पे दिख जाती है। अब ये जो भी टोटल टर्नओवर है ये आपको अपने आईटीआर में लेनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या आपको ये वैल्यू लेनी है या आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की वैल्यू लेनी है। कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका कम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो आपको अपनी एक प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन जरूर कर लेनी है किस रीजन की वजह से ये अमाउंट डिफर कर रही है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जो फिगर यहाँ पे आ रही है यही आपको रिपोर्ट करनी है। यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 100% सारा डेटा यदि आपका सही है और टर्नओवर आपकी कम आ रही है तो आपको वही टर्नओवर रिपोर्ट करना है अपने आईटीआर में। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में आपको वो टर्नओवर एंटर करनी है जिसका की अमाउंट आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है। ये आप टोटल करोगे, वो अमाउंट जो कि आपको कैश में रिसीव हुआ उसको आप यहाँ पे इंटर करोगे, एनी अदर मोड का अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। टर्नओवर डिक्लेयर करने के बाद अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इनकम कितनी डिक्लेयर करनी है। तो वो टर्नओवर जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी जनरेट हुई है उसका मिनिमम 6% यहाँ पर आपको इनकम डिक्लेयर करनी होती है, यानी कि प्रॉफिट डिक्लेयर करनी होती है। जो अमाउंट आपको कैश में रिसीव हुआ है उसमें आपको मिनिमम 8% यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। तो मिनिमम 6% और 8% तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना ही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम की बात की गई है तो मिनिमम 6% 8% वो डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि उनकी जो प्रॉफिट होती है वो ज्यादा हो ही रहती है। तो आप सर्विस सेक्टर में हो या बिजनेसेस में हो, आपकी जो भी प्रॉफिट आ रही है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो आपकी प्रॉफिट यदि इससे ज्यादा है तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। यदि आपकी प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन आप मिनिमम के चक्कर में पड़े हुए हैं, मिनिमम 6% 8%, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आप डिक्लेयर करोगे आपके बैंक बैलेंस से वो चीजें अब कंपेयर होने वाली हैं, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस आईटीआर फॉर्म में इस बार किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के आपको डिक्लेयर करना है। यदि आपके बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे प्रॉफिट आप जो है कम डिक्लेयर कर रहे हो, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है तो आप 12 लाख के नीचे आप डिक्लेयर करो, जबकि आपकी प्रॉफिट 15 लाख या 20 लाख रुपीस है, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, डिपार्टमेंट की नोटिस आपको रिसीव हो सकती है। अब यदि आप मिनिमम 6% या 8% के नीचे डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और आईटीआर 4 आप फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट को डिक्लेयर करें। इसके बाद जो 44 एडीए है इसमें मिनिमम 50% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। अब सैलरी में जो भी आपको फिगर यहाँ पे ऐड करनी है उसके लिए फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी एआईएस और 26 एएस भी चेक कर लेना है। तो आपके एआईएस में जो भी इंफॉर्मेशन है सैलरी की, वो सैलरी आपको रिपोर्ट करनी है, और जो टीडीएस वगैरह आपका कटा है सैलरी के ऊपर वो भी आपको चेक करना है कि डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट एंड स्टेटमेंट असेसमेंट ईयर आपको 26 27 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। व्यू एचटीएमएल पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म 26 एएस चेक कर लेना है। तो यहाँ पे वैसे जो सैलरी का अमाउंट होता है वो प्री फिल्ड होकर के आता है, तो आपको अपने फॉर्म 16 से ये सैलरी का अमाउंट मैच कर लेना है। एआईएस से भी आपको चेक कर लेना है, यदि सब कुछ सही है तो अमाउंट एंटर करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे एडिट पे जाकर के अपने अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। हाउस प्रॉपर्टी में मेजर चेंजेस किया गया असेसमेंट ईयर 26-27 में कि आप जो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो इसमें जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, आपकी जो भी रेंटल इनकम होगी उससे आपके जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, जो कि आपने होम लोन लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी के लिए, तो आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन है वो आपके रेंटल इनकम से एडजस्ट होगा और रिमेनिंग जो लॉस होगी वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। आपकी हाउस प्रॉपर्टी की यदि जो भी रेंटल इनकम होगी उससे वो सेट ऑफ होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका यदि इंटरेस्ट ऑन होम लोन है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। वो जो भी लॉसेस आपके होंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आप जो है उसको एडजस्ट करा सकते हैं।
तो हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी तक का यहाँ पे रेंटल इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप आओगे तो यहाँ पे डाटा भी प्री फील्ड होकर के आता है। आपको अपने एआईएस जरूर चेक करना है। एआईएस में जो भी अमाउंट है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो, एफडी की इंटरेस्ट हो, बॉन्ड का इंटरेस्ट हो, वो आपको यहाँ पर चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो अमाउंट यहाँ पे प्री फील्ड होकर के आ रहा है वो सेम टू सेम है क्या। यदि अमाउंट में चेंजेस है तो आपको एआईएस के अकॉर्डिंग ही डेटा यहाँ पे फिलअप करना है, सेविंग, एफडी की इंटरेस्ट या बॉन्ड की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम। ठीक है, तो अदर सोर्सेज की इनकम आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम पे आपको आना है। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तक ये होता था कि जो भी फिगर्स यहाँ पे दी रहती थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैलेंस विथ बैंक, ये सब ऑप्शनल होता था, मैंडेटरी नहीं होता था। आप जो है जीरो अमाउंट इंटर करके या फिर जो भी अमाउंट आपको इंटर करना था करके आप आईटीआर फाइल कर देते थे। लेकिन इस बार असेसमेंट ईयर 26-27 में तो यहाँ पे जो बैंक में बैलेंस है वो आपको इंटर करना मैंडेटरी कर दिया गया। आपकी करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, जो भी 31 मार्च 2026 को बैलेंस है वो आपको अब इंटर करना यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे आप देखोगे तो E15, E19, E20, 21, 22 मैंडेटरी है यहाँ पे इंटर करना फिगर्स, जिसमें से कि जो बैलेंस विद बैंक है इसको आपको हाइड नहीं करना है। इसलिए जो बैंक में बैलेंस है, जो प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर रहे हो, इन दोनों का ही दोस्तों क्या होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि आपके बैंक में बैलेंसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और आपने प्रॉफिट 6% और 8% केवल रिपोर्ट किया हुआ है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है। तो 31 मार्च 2026 तक आपके जो फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स होने चाहिए वो बहुत ही कंप्लीट होने चाहिए। आप कहोगे कि सर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं, हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, क्रेडिटर्स की फिगर्स नहीं है, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो तो आपके पास होगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। अब यहाँ पे हम आते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर। तो जीएसटी का टर्नओवर ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पे जीएसटी नंबर और जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाईज है एज पर 3 भी आप डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये है, नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट इनकम। तो एग्जेम्प्ट इनकम में जो भी आपकी है एग्रीकल्चरल इनकम है, यहाँ पे ऐड अंदर पे जाकर के उसको आप इंटर कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड से यदि आपको 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो आपको इस शेड्यूल्स में उसे रिपोर्ट करना है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो भी डिडक्शंस हैं, लाइक यहाँ पे 80 CCH का कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, एनी अदर डिडक्शंस जो है जो एप्लीकेबल वो आपको इंटर करना है। अदरवाइज यहाँ पे इंटर करने कोई मतलब नहीं है। पहले लोग यहाँ पे फेक तरीके से ले लेते थे, लेकिन अब इस बार से काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो आप कोशिश यही करिए कि यहाँ पे कोई भी फेक डिडक्शंस आप क्लेम ना करें। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है टैक्स पेड वाला सेक्शन। इस पे आप आओगे तो सबसे पहले शेड्यूल TDS 1 में जो आपकी सैलरी पे TDS कटा है उसकी डिटेल यहाँ पे रहती है। तो आपके पास जो फॉर्म 16 है उससे आपको सैलरी पे जो TDS कटा है उसको मैच करना है। उसी तरीके से 26 AS में भी जो आपकी TDS अपडेट है वो आपको फॉर्म 16 से मैच करनी है। ठीक है, तो शेड्यूल TDS में आपके देख सकते हैं, शेड्यूल TDS 2 में सैलरी अदर देन सैलरी पे जो भी TDS कटा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सारी डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी का सेक्शन आएगा। आप जो भी इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, ठीक है दोस्तों, उसके बेसिस पे सारी कॉम्प्यूटेशन यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि यदि आपकी टैक्सेस, आपके एडवांस टैक्स और आपके TDS यदि ज़्यादा है तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। और यदि आपके टोटल टैक्सेस जो बन रहे हैं वो आपके TDS और एडवांस टैक्स से कम है तो उस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको रिफंड के तौर पे यहाँ पे इशू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप चेक करोगे। 12 लाख के अंदर यदि आपकी इनकम आती है तो टोटली 0 टैक्सेस होंगे। आपके जो भी TDS कटे हो आपको रिफंड के तौर पे इशू हो जाएंगे। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर यदि आपको कुछ भी पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे अमाउंट पे करने के लिए मिलेगा। यदि आपके कुछ रिफंड हो गए तो आपको रिफंड इशू होगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यदि कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने बताया था कि सेकेंडरी एड्रेस डालना कंपलसरी है,
इसलिए आपको एरर दे रहा है। तो आप यहाँ से सेकेंडरी एड्रेस को अपडेट कर लीजिएगा। और सेकेंड एरर है कि सिंस कि हमने कोई भी इनकम रिपोर्ट नहीं की थी, इसलिए एरर आ रहा है। आप जब अपनी इनकम को डालोगे, उसमें टर्नओवर रिपोर्ट करोगे और उसके बाद प्रॉफिट डिक्लेयर करोगे, तो ये एरर आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये सारे एरर करेक्ट करने के बाद जब आप वैलिडेशन करोगे तो आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगी। उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट करना है ई-वेरीफाई करके, और अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।